हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। आज से हम एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण की एक प्रैक्टिस सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। क्योंकि यूपी पीएससी आरओ एआरओ में लगभग 10 क्वेश्चन इसी सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं कितना तैयार है हमारा एनवायरनमेंट। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? पर्यावरण हम किसे कहते हैं? ऑप्शन है ए भूमि, जल, वायु, पौधों और पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उसे पर्यावरण कहते हैं। ऑप्शन बी उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। ऑप्शन सी भौतिक, जैविकीय और सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित होते हैं। या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण हम किसे कहते हैं? पर्यावरण का सीधा सा मतलब अगर हम समझें तो पर्यावरण का मतलब होता है किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, वनस्पति, पेड़ पौधे, यानी वो सभी वस्तुएं जो उसे चारों तरफ से घेरे रहती हैं, वो उसके पर्यावरण का अंग होती हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा भूमि, जल, वायु, पौधों और पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उसे पर्यावरण कहते हैं। ये बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन बी है उन संपूर्ण दशाओं का योग जो कि व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती हैं, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। ये भी बिल्कुल ठीक है। और भौतिक, जैविकीय और सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो आपस में अंतर संबंधित होते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? ऑप्शन है ए परिचालन पर्यावरण, ऑप्शन बी भौतिक पर्यावरण, ऑप्शन सी सांस्कृतिक पर्यावरण और ऑप्शन डी जैविकीय पर्यावरण। बेसिकली हम पर्यावरण को 3 पार्टों में विभाजित कर सकते हैं। एक भौतिक पर्यावरण जिसे कहते हैं हम अजैविक पर्यावरण, दूसरा जैविक पर्यावरण और तीसरा सांस्कृतिक पर्यावरण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए परिचालन पर्यावरण। हम बेसिकली पर्यावरण को 3 पार्टों में वर्गीकृत कर सकते हैं। भौतिक पर्यावरण भी होता है, जैविक पर्यावरण भी होता है और सांस्कृतिक पर्यावरण भी होता है, लेकिन परिचालन पर्यावरण में हम पर्यावरण को वर्गीकृत नहीं करते हैं। तो वही पूछा है कि कौन सा इस वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई थी। वह प्रतिवेदन कौन सा था? ऑप्शन है ए जलवायु परिवर्तन पर पहला प्रतिवेदन, ऑप्शन बी अवर कॉमन फ्यूचर, ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन पर दूसरा प्रतिवेदन और ऑप्शन डी 5वां मूल्यांकन प्रतिवेदन। दरअसल 1987 में एक कमीशन का गठन किया गया था, जिसे कहते हैं हम ब्रेटलैंड कमीशन यानी वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। उसके द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी जिसका शीर्षक था अवर कॉमन फ्यूचर। उसमें सबसे पहले धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा प्रारंभ हुई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अवर कॉमन फ्यूचर। वही पूछा है कि 1987 में जो संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण सम्मेलन हुआ था, उसमें उस सम्मेलन के उपरांत धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा होनी आरंभ हुई थी। तो वो प्रतिवेदन कौन सा था? वो था अवर कॉमन फ्यूचर, क्योंकि 1987 के ब्रेटलैंड कमीशन में जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी उसका शीर्षक था अवर कॉमन फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए और कूट की सहायता से हमें उत्तर बताना है। ये कुछ घटनाएं हैं, हमें इन्हें इनके क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहला है रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन। ये हुआ था 1992 में। ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में हुआ था, जिसे हम कहते हैं पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन। दूसरा है ब्रेटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन। यह भी देखा था। ब्रेटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ था 1987 में। सी है हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन। यह हुआ था 1989 में। और डी है हमारा द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन। यह हुआ था 1972 में।
तो इसका सही आंसर होगा सबसे पहला द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन यानी 1972, सबसे पहला 4। उसके बाद ब्रेटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन 1987, 4। उसके बाद आएगा नंबर 2, 4, 2, फिर 3, 1989 और फिर 1992। 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। सबसे पहले प्रकाशित हुआ था द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ था 1972 में। उसके बाद ब्रेटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन 1987, फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन हुआ था 1989 और फिर रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? ऑप्शन है ए प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन बी भौतिक संसाधन, ऑप्शन सी औद्योगिक संसाधन और ऑप्शन डी सामाजिक संसाधन। धारणीय विकास क्या होता है? धारणीय विकास का मतलब होता है कि प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करना ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की बल्कि भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं की भी निरंतर आपूर्ति होती रहे। तो धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के यानी धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक संसाधन। धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास के लिए आवश्यक है, अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए तो उसके लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन है ए जैविक विविधता का संरक्षण, ऑप्शन बी प्रदूषण का निरोध और नियंत्रण, ऑप्शन सी निर्धनता को घटाना और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है, क्योंकि सतत विकास के लिए हमें जैव विविधता का संरक्षण भी करना है, प्रदूषण का निरोध और नियंत्रण भी करना है और निर्धनता को भी घटाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं। उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं? यानी यहाँ कुछ क्रियाएं हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी क्रियाएं कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती हैं। नंबर 1 है प्रकाश संश्लेषण, नंबर 2 श्वसन, नंबर 3 जैविक पदार्थों का अपचय और नंबर 4 ज्वालामुखी क्रियाएं। जो नंबर 1 है प्रकाश संश्लेषण, वो पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं जोड़ती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण पौधों के द्वारा किया जाता है और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो ये तो हो नहीं सकता है, ये गलत है, कार्बन चक्र में ये नहीं होगा। दूसरा है श्वसन, श्वसन के द्वारा हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, इसलिए ये बिल्कुल सही है, ये होगा। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन क्रिया करती है। तीसरा है जैव पदार्थों का अपचय, जब जैव पदार्थों का अपचय होता है तब भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और ज्वालामुखी क्रियाएं, ज्वालामुखी क्रियाओं से भी वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर है 2, 3 और 4 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन है ए कार्बन चक्र में, ऑप्शन बी हाइड्रोजन चक्र में, ऑप्शन सी जल चक्र में और ऑप्शन डी नाइट्रोजन चक्र में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जल चक्र में। जो सौर विकिरण है उसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है जल चक्र में, क्योंकि सौर विकिरण जल को पहले वाष्पीकृत करता है, जल को वाष्प में बदलता है, फिर उसका संघनन होता है और फिर वो वर्षा के द्वारा फिर धरातल पर आता है, फिर उसका सौर विकिरण के द्वारा फिर उस जल का जो वर्षा के द्वारा धरातल पर आता है उसका फिर वाष्पीकरण होता है। इस प्रकार सौर विकिरण के कारण जल चक्र बना रहता है। तो सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है जल चक्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन है ए हवा के दबाव पर, ऑप्शन बी वायुमंडल में नमी पर, ऑप्शन सी जल चक्र पर और ऑप्शन डी तापक्रम पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वायुमंडल में नमी पर। जो वर्षा की मात्रा है वो वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। वायुमंडल में नमी जितनी अधिक होगी वर्षा की मात्रा भी उतनी ही अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं, क्यों? जब हम पौधों को रोपते हैं तो कुछ पौधे बढ़ नहीं पाते हैं, उसका कारण बताना है। ऑप्शन है ए नई मिट्टी में ईस्ट खनिज पदार्थ नहीं रहते हैं, ऑप्शन बी अधिकांश मूल रोम नई मिट्टी को अधिक सख्ती से जकड़ लेते हैं, ऑप्शन सी प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं और ऑप्शन डी प्रतिरोपण के दौरान पत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी
प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूलरोम नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कई पौधे नहीं बढ़ पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए भूमंडल, बी जलकण, सी वायुमंडल और डी जलमंडल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का समूह है, जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है, उसे हम कहते हैं वायुमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां यानी पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? ऑप्शन है ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रोजन, सी जलवाष्प और डी ऑक्सीजन। अगर पृथ्वी से सभी वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो ऑक्सीजन गैस की कमी हो जाएगी, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसकी मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? इनमें से कौन सा कार्य पेड़ पौधे नहीं करते हैं? ऑप्शन है ए कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, ये बिल्कुल सही है, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। ऑप्शन बी शोर का अवशोषण, पेड़ पौधे शोर का भी अवशोषण करते हैं। सड़कों के किनारे हरे वृक्षों की कतारें लगाई जाती हैं ताकि शोर को कम किया जा सके, ध्वनि प्रदूषण से बचा जा सके, इसलिए पौधे शोर का भी अवशोषण करते हैं। ऑप्शन सी है वायु का प्रदूषण, पेड़ पौधे वायु प्रदूषण नहीं करते हैं बल्कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वायु का प्रदूषण पेड़ पौधे नहीं करते हैं। और ऑप्शन डी है ऑक्सीजन की विमुक्ति, ऑक्सीजन की विमुक्ति भी पेड़ पौधे करते हैं क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है? मतलब पर्यावरण की गुणवत्ता में जो कमी होती है उसे कहते हैं पर्यावरण अपकर्ष। तो वही पूछा है कि पर्यावरण अपकर्ष क्या है। ऑप्शन है ए पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, बिल्कुल सही है। पर्यावरण अपकर्ष कहते हैं जब पर्यावरणीय गुणों में निम्नीकरण हो जाता है, यानी उसके पर्यावरणीय गुण कम हो जाते हैं। ऑप्शन बी मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, जब पर्यावरण की गुणवत्ता में मानवीय क्रियाकलापों के कारण परिवर्तन होता है तब भी हम उसे पर्यावरण अपकर्ष कहते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न होना, यह भी पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी लाता है, यह भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ये सभी पर्यावरण अपकर्ष से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपक्षय का विचार संबंधित है, यानी अपक्षय हम किसे कहते हैं? ऑप्शन है ए पृथक हुए पदार्थों का संग्रह, ऑप्शन बी मौसम में दैनिक परिवर्तन, ऑप्शन सी एक प्राकृतिक क्रिया जो कि चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है, और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। अपक्षय का मतलब होता है चट्टानों का प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा अपने ही स्थान पर टूट फूट जाना, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक प्राकृतिक क्रिया है अपक्षय जो कि चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ दो कथन दिए गए हैं, ऊँट की सहायता से मैं बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। कथन नंबर 1 है धारणीय विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल यानी थिंक टैंक ने, जिसे हम क्लब ऑफ रोम कहते हैं, यानी जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता था, उसने प्रस्तावित किए थे। तो ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि धारणीय विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पहली बार 2012 के जो रियो डी जेनेरियो में Rio+20 सम्मेलन आयोजित हुआ था उसमें प्रस्तावित किए गए थे, ना कि 1972 में क्लब ऑफ रोम में। तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरा है हमारा धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं, ये बिल्कुल सही है। जो धारणीय विकास लक्ष्य हैं यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो 17 हैं, उन्हें हमें 2030 तक प्राप्त करना है, तो ये बिल्कुल सही है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। केवल 2 सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो कौन कौन से हैं उन्हें भी देख लेते हैं। नंबर 1 है गरीबी की समाप्ति, ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। दूसरा है भूखमरी से मुक्ति। तीसरा है लोगों के लिए स्वास्थ्य और आरोग्यता। नंबर 4 गुणवत्तापरक शिक्षा। नंबर 5 लैंगिक समानता। नंबर 6 जल और स्वच्छता। नंबर 7 किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा। नंबर 8
उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक विकास यानी ग्रोथ। और नंबर 9 उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास। नंबर 10 असमानताओं में कमी। कैसी असमानता? सभी प्रकार की असमानताओं में कमी। नंबर 11 संवहनीय शहरी और सामुदायिक विकास। नंबर 12 जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन। नंबर 13 जलवायु कार्रवाई। नंबर 14 जलीय जीवों की सुरक्षा यानी जल में जीवन। ये हमारा जलीय जीवों की सुरक्षा ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। नंबर 15 है थलीय जीवों की सुरक्षा यानी स्थलीय पारिस्थितिकी में जीवन, उसको संरक्षित करना। नंबर 16 शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं। और नंबर 17 इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सभी देशों में आपस में भागीदारी। तो ये हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिन्हें हमें 2030 तक प्राप्त करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धारणीय कृषि यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का क्या अर्थ है? ऑप्शन है आत्मनिर्भरता। ऑप्शन बी विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात तथा आयात कर सकना। ऑप्शन सी भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि इसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। और ऑप्शन डी कृषि प्रयोग हेतु अप्रयुक्त भूमि को प्रयोग में लाना। तो धारणीय कृषि यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हम किसे कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी भूमि का इस प्रकार से उपयोग करना ताकि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, उसकी गुणवत्ता में कोई परिवर्तन ना हो, उसे कहते हैं हम धारणीय कृषि यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन। रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। जो रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में जो सम्मेलन हुआ था वो क्या था? ऑप्शन है ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन। ऑप्शन बी पर्यावरण और प्रदूषण सम्मेलन। ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय नई अर्थव्यवस्था। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो रियो डी जेनेरियो सम्मेलन था वो था एक संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण और विकास सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा यानी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है ए यह जैव विविधता पर अभिसमय और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। ऑप्शन बी है यह भूमंडलीय स्तर पर पर्यावरण के मुद्दों पर वैज्ञानिक अनुसंधान करता है। ऑप्शन सी यह OECD के अधीन एक अभिकरण है जो अल्प विकसित देशों को उनके पर्यावरण की सुरक्षा के विशिष्ट उद्देश्य से प्रौद्योगिकी और निधियों का अंतरण सुकर बनाता है। और ऑप्शन डी एक और बी दोनों सही हैं। तो जो भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा है यानी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, इसका गठन किया गया था 1991 में। ये व्यवस्था की गई थी 1991 में। और क्यों की गई थी? इसके तहत बहुत सारे कन्वेंशन किए गए थे जिनका उद्देश्य था पर्यावरण के संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर एक दूसरे की सहायता करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह जैव विविधता पर अभिसमय यानी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय यानी UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसके लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा यानी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसमें एक और कन्वेंशन हुआ था, वो था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, और ये किया गया था मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। आमतौर पर समाचारों में आने वाला Rio+20 सम्मेलन क्या है? ऑप्शन है ए धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन है। ऑप्शन बी यह विश्व व्यापार संगठन की एक मंत्रिवर्गीय यानी मिनिस्ट्रियल बैठक है। ऑप्शन सी यह जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज का सम्मेलन है। और ऑप्शन डी यह जैव विविधता पर कन्वेंशन के सदस्य देशों का सम्मेलन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन है जो किया गया था। इसे Rio+20 क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो हमारा ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में 1992 में जो सम्मेलन हुआ था उसकी 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए फिर से आयोजित किया गया था ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में ही 2012 में। तो इसलिए इसे कहते हैं Rio+20 सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी यानी PAG यानी पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, जो अपेक्षाकृत हरित और अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर देशों के संक्रमण में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक क्रियाविधि है, वे आविर्भूत हुई थी।
ऑप्शन है ए जोहान्सबर्ग में 2002 के संधारणीय विकास के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में। ऑप्शन बी है रियो डी जेनेरियो में 2012 के संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में। ऑप्शन सी पेरिस में 2015 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में। और ऑप्शन डी नई दिल्ली में 2016 के विश्व संधारणीय विकास शिखर सम्मेलन में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रियो डी जेनेरियो में 2012 के संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में ग्रीन इकोनॉमी पर कार्रवाई के लिए एक भागीदारी यानी पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी इसकी व्यवस्था की गई थी, जिसमें हरित अर्थव्यवस्था में यानी ग्रीन इकोनॉमी में रुचि रखने वाले देशों को समर्थन देने के लिए सरकारों से आह्वान किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।